लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप पढ़ेंगे, मतलब 12th में पढ़ेंगे। फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, उस चीज को समझना है। फील्ड कहाँ कहाँ आता है। देखो, जैसे ये एक मास m1 है और ये m2, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपने तरफ खींचता है और ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपने तरफ खींचता है। कैसे खींचता है, प्रश्न उठता है। हाउ दे इंटरेक्ट ईच अदर, कौन फोर्स लगाता है। ये जो है इस पे फोर्स लगाता है अपने तरफ। कैसे लगा, कोई एक दूसरे के कांटेक्ट में तो नहीं है, नहीं ना है। तो होता है क्या, m1 ये जो है अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। 2 स्टेप में फोर्स लगता है। ये जो है अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? इनविजिबल तुम कह सकते हो, एक जाल है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। इनविजिबल जाल, जैसे तुम एक समझो, ऐसा समझो, स्पाइडर होता है ना, देखोगे उसका नेट रहता है बना हुआ, स्पाइडर बीच में है और उसका जाल बना रहता है। स्पाइडर मिडिल में लगभग रहता है। अगर यहाँ पे कुछ आएगा, उसके नेट पे बैठ जाए, तो उसको पता चल जाता है जो हमारे फील्ड में कोई आ गया है। तो इसका फील्ड है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसको पता चल जाएगा। कैसे पता चलता है वो रहस्य है। किस तरह से पता चलता है उसको समझने के लिए हम लोग, तो ये फील्ड क्रिएट करता है, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर, मटेरियल बॉडी के चारों ओर, इसके हर एक पॉइंट पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर ई। तो इस पॉइंट पर भी वेक्टर ई होगा, वो इस पे फोर्स लगाता है। ऐसा करें, अगर इसको कैपिटल एम माने, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको कैपिटल एम मानना है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ, तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है हर एक पॉइंट पे, यहीं पे नहीं, इस पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहां तो इस पे फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगेगा, ME। अब ये बता रहा हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है r, तो फोर्स कितना लगा, GMM बाय फोर्स डिवाइडेड बाय इस पार्टिकल का जिसमें फोर्स लग रहा है उसके मास से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर ये इसी को कहते हैं E, वेक्टर में लिखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a body per unit mass is known as gravitational field intensity। यही E जो है, वैसे और तुम जो G पढ़े थे किसी पॉइंट पे, वो क्या था, फोर्स पर यूनिट मास ही तो था। G का भी देखोगे GM/r ही स्क्वायर आता है। तो हम, लेकिन G और E दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। G ये हो जाता है GM/r स्क्वायर और डायरेक्शन होता है -r कैप। माइनस बताता है अट्रैक्टिव टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर से उस पार्टिकल का डिस्टेंस r। तो G एंड वेक्टर E आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी having same magnitude and direction। तो किसी भी मटेरियल बॉडी के चारों ओर फील्ड प्रोड्यूस होता है
उस फील्ड में अगर किसी अनदर मटेरियल पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो अब जरा सा देखो यहाँ इक्वल टू, यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लगा, m इंटू फील्ड, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, F बाय m, और इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वही आ जाएगा gm बाय। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है gm बाय आर स्क्वायर, ये E है, तो इसको क्या लिख दोगे, me, वही लिखे थे। me कैसे आया, समझ में आया, ये इसमें G है, कैपिटल M है और आर स्क्वायर, हाँ, और ये M है, ये इस पार्टिकल का मास है, ये इस पार्टिकल का मास है, और ये क्वांटिटी इसके चलते है, समझे। तो अगर किसी पॉइंट पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो तो उस पॉइंट पे फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, तो इसको कहते हैं सोर्स मास, इसको कहते हैं टेस्ट मास। ये सोर्स मतलब जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो हुआ सोर्स मास, और जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो क्या हुआ, टेस्ट मास। तो इसको आप कह सकते हो सोर्स मास, सोर्स मास या सोर्स बॉडी, और इसको कहते हैं टेस्ट बॉडी या टेस्ट मास। टेस्ट मास जो है, एक बात समझो, ये इतना छोटा होता है, m टेंस टू 0 होता है, ये इस पे फोर्स नहीं लगा सकता, बहुत छोटा होता है, ये इस पे फोर्स नहीं लगा सकता, क्या है कि इसका मास, इसके चलते फील्ड 0 होगा। ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल m, ये करेगा gm बाय आर स्क्वायर, m तो टेंस टू 0 है, तो इसका फील्ड कितना होगा, 0। तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन ये इस पे फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो। बना लो, उसके बाद लिखवाते हैं। तो टेस्ट मास उसको कहते हैं जिसको कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है। क्यों, ताकि उसके चलते जो फील्ड होता है टेंस टू 0 होता है। जिस बॉडी का मास जितना अधिक होगा उसका फील्ड उतना ही अधिक होगा। इसीलिए एप्पल जो है अर्थ के तरफ गिरता है। अगर एप्पल का मास अगर अधिक होता अर्थ से तो अर्थ ही चला जाता ऊपर। तो एप्पल हो गया टेस्ट मास, अर्थ हुआ सोर्स मास। लिखेंगे द स्पेस सराउंडिंग ए पार्टिकल, द स्पेस सराउंडिंग ए पार्टिकल, ब्रैकेट में बॉडी भी लिख लो, द स्पेस सराउंडिंग ए पार्टिकल और बॉडी within which its gravitational force of attraction can be experienced is called gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक दो नाम और भी का बोलते रहते हैं टीचर वगैरह, डिफरेंट क्या है वो जरा समझिए। ग्रेविटेशनल फील्ड समझे, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस around a particle or body within which other body experience force of attraction is called gravitational
फील्ड। अगर मान लो यहाँ पे हम रखते हैं और ये नहीं गिरता है तो यहाँ पे कहेंगे जो फील्ड जीरो है, नहीं। और फील्ड यहाँ इसको हम रखें या ना रखें, यहाँ पे फील्ड है, रखेंगे तो एक्सपीरियंस करेगा, इसको हटा लेंगे तो क्या फील्ड नहीं रहेगा? फील्ड तो अर्थ की वजह से है, समझ रहे हो? टेस्ट मास रहे या ना रहे उससे फील्ड पे कोई फर्क नहीं आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो बोलते हैं, दूसरे तरीके से बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आप लोग पूरा लिखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो ये कैपिटल M है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये P पॉइंट, यहाँ पे टेस्ट मास है R है, ये यहाँ से यहाँ R डिस्टेंस। तो ये जो है इसको अपने तरफ खींचेगा, मान लो F फोर्स से खींच रहा है, ये फिक्स्ड है, ये मान लो F है, मैग्नीट्यूड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले देख लीजिए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट, या अगर इसको 1 कर देंगे तो कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट मास, 1 अगर कर देंगे तो F कितना हो जाता है, Gm नॉट बाय R स्क्वायर बाय M नॉट। तो ये कितना हो गया, Gm बाय R स्क्वायर, और इसका वैल्यू वही है जो G का होगा, नहीं। अरे अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ के मान लो ये बढ़ गए और आउटसाइड बढ़ गए, तो अर्थ को तो पॉइंट ही मास मानते हैं ना, एंड ऑल इट्स मास इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर, तो पॉइंट मास हो गया ना। तो पॉइंट मास के चलते R डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, Gm बाय R स्क्वायर। तो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद फिगर बनाइएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at a point in an gravitational field, is defined as the force experienced by unit test mass kept at that point. अब ये आप ये बनाइए और इसको मैं टेस्ट मास कर रहा हूं। ये क्या इस पे फोर्स लगाएगा नेग्लिजिबल, जीरो के करीब, ठीक है। इसको अगर फिक्स्ड नहीं लिखते तब पर भी कोई असर होने वाला नहीं। देखिए
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहीं पे लिखो ना, यहाँ पे लिखो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी due to a mass capital M at a point P is given by, ऐसे लिखिएगा। पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या बोले? एट पॉइंट पी ना, इसके चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, नहीं समझे आप? ग्रेविटेशनल फील्ड कहां डिफाइन कर रहे हैं? एट ए पॉइंट पी। इसके चलते यहां पे क्या होगा, समझ में आएगा? तो लिखिए इज गिवन बाय, ये हुआ फर्स्ट। फ्रॉम लिखेंगे नाउ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F can be given by force between, according to Newton's law of gravitation, force experienced by test body is given by, force experienced by test body is given by, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी तो एक चीज ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पे बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, आप समझेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज, ये हो जाता है F बाय, ये हम फ्रॉम 1 से लिखे हैं F बाय एम नॉट, F न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखे हैं। तो ये हो गया E एट ए डिस्टेंस R, तो ये हो गया Gm बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ। ये मैग्नीट्यूड हुआ, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो देखो यहाँ पे E का डायरेक्शन क्या होगा, जो F का डायरेक्शन होगा। F का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव होता है, तो इस मास के तरफ लगेगा इस पे। तो E का भी डायरेक्शन क्या होगा, E का भी डायरेक्शन यही होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो यही होगा ना, जो फोर्स का होगा वही होगा। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ, इक्वेशन 1 के नीचे में एक लाइन लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लिया यहाँ पे, the direction of gravitational field is same as the direction of gravitational force at that, बस उतना ही ठीक है। ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये हुआ 1 का A। अब अगर वेक्टर फॉर्म में देखो, ये है, ये जो डायरेक्शन है ये वेक्टर R का डायरेक्शन है। वेक्टर R का मतलब क्या है, यहाँ पे OP वेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर R नहीं, हाँ, तो एक्चुअली R है क्या, यही पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। R क्या है, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू NCV dt। अब आइए देखिए, R का डायरेक्शन और F या E का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। R का डायरेक्शन इधर है और F और E का डायरेक्शन उसके अपोजिट है।
लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म gravitational field intensity is given by Gm by r square minus r cap। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? ये है। तो वेक्टर r को क्या लिखोगे? किसी भी वेक्टर को क्या लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो ये बताओ, ये न है, हाँ, तो ये r हुआ ये। लेकिन ई का डायरेक्शन किधर है? आर कैप के अपोजिट है। ये हो गया यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। और अगर यहां तो माइनस रहेगा ही, और आर कैप की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहां से आर कैप लिखोगे तो ये क्या होगा? वेक्टर आर बाय, और यहां माइनस तो रहेगा, तो माइनस को रहने देते हैं। ये हो गया माइनस Gm बाय आर हो जाएगा, तो ये आर क्यू हो जाएगा। और या यहां पे माइनस यहीं पे रहने दो, या हाँ ठीक, वेक्टर आर कैप। माइनस यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां पे ही रख देते हैं। वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में ई लगेगा, ये इसका मतलब ये है, आर के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लिख लिया आप लोग? अब लिखेंगे तो इसका एसआई यूनिट लिखो। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स मास। तो यहां से r इधर भी हो सकता है, यहां से r इधर भी हो सकता है, r इधर भी हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। एसआई यूनिट क्या होगा? नोट में न्यूटन पर केजी। ये हो जाएगा m नॉट एल टी माइनस 2। मतलब ये मीटर, इसको देखोगे तो मास खत्म हो गया, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तरीके से ये जो है ये जी ही है, ताकि जी भी उतना ही होगा। उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे देखो, वर्क का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन सेम आता है। वर्क है स्केलर, टॉर्क है वेक्टर, दोनों का यूनिट भी अलग अलग है। वर्क का है जूल, इसका है न्यूटन मीटर। उसी तरीके से इसका यूनिट हम लिखते हैं क्या? न्यूटन और केजी। और ये दो वेक्टर तो दोनों है, और डायमेंशन ये हो गया, सेकंड में लिखोगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आर स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी पे जाकर के ये जीरो हो जाएगा, और जीरो पे जाके ये जीरो हो जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो हो जाएगा। लिखोगे फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा,
यहाँ पे क्या, एक मिनट सुनो, यहाँ पे हम कह रहे हैं फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोले, कॉमनली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कहते हैं फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फील्ड तो स्पेस ऑफ रीजन है, तो स्पेस ऑफ रीजन को हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका मतलब क्या कह रहा है, इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालने के लिए। तो मैं लिखा देता हूं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकता है, at a point P in the following cases, in the following cases, first ये M है, ये M है, ये P है, ये A है, ये भी A है, ये A है, ये B है। सेकेंड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पे 3 मास, ये P है, यहाँ पर A है, A है, A। थर्ड, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओ सॉरी, ओ हाँ ठीक, ये इसका सेंटर है या सेंट्रॉइड है, ये O है, सॉरी P है, ये पॉइंट P है। फोर्थ में देखो, ये स्क्वायर है, ये जो है ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, P पॉइंट। ये A है, ये A। 4 केस दिए हैं, चारों केस में ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना। ये सब में वेक्टर का यूज होता है, सब में। फिजिक्स में आधा चैप्टर जो है वेक्टर ही है। 12th में भी जो है मास की जगह चार्ज रहेगा, बस अंतर इतना ही रहेगा। तो हम लोग जो ड्रॉपर बैच को पढ़ाते हैं, हाँ, तो उसको ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साथ पढ़ाते हैं, ताकि फॉर्मूला एक ही रहता है ना। अरे बाबा देखो, यहाँ पे इसके चलते ई का डायरेक्शन ये हो गया, ई ए पे जो मास है उसके चलते, और यहाँ पे और ई क्या होता है, GM/r स्क्वायर, ए स्क्वायर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट कितना होगा, 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ ये जो है इधर फील्ड होगा, और इसका इधर होगा। दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा। और ये एंगल कितना है, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल थीटा है, 2a cos θ/2।
है ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 2e cos 60/2 ना, cos 30 हो गया तो √3/2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा √3e, है ना होगा। और e का वैल्यू कितना होगा, e का वैल्यू हो जाएगा gm/a²। अगर दो वेक्टर है a और b और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2। बहुत जगह यूज होगा, यहीं पे नहीं, 12th में भी आप पढ़ेंगे तो यूज हो। थर्ड में बताइए। जीरो होगा, काहे क्यों होगा जीरो? सबका मैग्नीट्यूड सेम है, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एंगल भी सेम होगा, तो इधर भी ई, इधर भी ई, इधर भी ई। तो मान लो एक थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो 3θ = 360। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोई भी दो फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा 120। अगर हाँ, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, थर्ड हो गया। फोर्थ बनाइए। ये जो है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो नेट कितना हो गया 0। उसी तरह से ये जो है इसको अपने तरफ खींचेगा और ये इसको अपने तरफ खींचेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इस डायरेक्शन में भी 0, इस डायरेक्शन में भी 0, तो नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बनाने में कितना अच्छा लग रहा होगा, 0 0 आंसर आ रहा है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। आज प्रीतिका जो है बहुत टेंशन में दिख रही है ना, तो काहे मूड हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E = 3i कैप माइनस 4j कैप। यूनिट क्या होगा जी दिव्या, यूनिट E का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर केजी, न्यूटन, इसको कहते हैं न्यूटन पर केजी। फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन, ब्रैकेट में लिखिए इन जूल, इन डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल बाय, इन डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल बाय 1 मीटर along the line 4y = 3x + 9। वर्क डन होता है F.S। दुनिया के हर बुक्स, हर कॉपी, हर किताब में लिखा हुआ है। F.S कितना होता है, Fs cos θ, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखिए कितना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Ij के फॉर्म में है, तो Ij के फॉर्म में tan θ लेते हैं, tan θ1 कितना हुआ, J का कोफिशिएंट बाय I का कोफिशिएंट, है ना हुआ। अच्छा, 4/3 कहने का मतलब कितना हुआ, -10 कितना 53, तो ये हुआ। तो θ1 को लिख सकते हो -53 भी लिख सकते हो,
या पाई माइनस 50 ये कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर तुम ऐसे लिखना चाहते हो 10 180 माइनस 53 लिख सकते हैं। 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? थीटा 137 डिग्री, ये ना हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे आओ, ये इसका कितना होगा? y इक्वल टू 3/4 x प्लस 9 ये हुआ इसका स्लोप, तो tan थीटा 2 इक्वल टू कितना हुआ? अच्छा, इतना निकालने की कोई जरूर, एंगल ये tan थीटा 1 यही तो स्लोप हुआ, हम एंगल निकाल क्यों रहे हैं? हमको तो स्लोप से मतलब है। देख लेते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं, पता चल जाएगा। स्लोप निकाल ली, यहाँ का स्लोप कितना निकला? 3/, इसको m1 कह रहे हैं इसको, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है? -4/3 इंटू 3/4 ना, कितना आया? -1। तो अगर दो स्लोप, दो लाइन एक दूसरे पे अगर परपेंडिकुलर हो तब आता है ये रिलेशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये आप लोग नहीं जानते हो क्या? दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? जानती होगी। तो इसका मतलब हो गया जो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इक्वल टू me हो गया, वर्क डन इक्वल टू f है ये me, और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। E और S के बीच का एंगल कितना है? 90, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई? नहीं आया क्या? उसके बाद ही नहीं समझ में आया, बड़ा अच्छी बात है। F इक्वल टू कितना होता है? तो ये कितना हुआ? MES cos थीटा, थीटा कितना है? तो cos 90 कितना होता है? हाँ सर, अब आया सर, आशिक गल्ला। इतना दिन से रह रहे हो, आशिक गल्ला का मतलब नहीं समझे? ला, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक मिनट रुको, एक ही, ये तो नहीं लिखा है ना E और G में जो हमने बोला था, E और G के बारे में क्या बोले? दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो नहीं लिखा है, तो अगेन नीचे में लिखो नोट में, वेक्टर G, ऐसे लिखो, नोट में लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर G, acceleration due to gravity vector G, and gravitational field intensity vector E. And gravitational field intensity vector E are two different physical quantities, having same magnitude and direction. लिखोगे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम भी से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी से पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया है। इस चीज से ध्यान रखिएगा, क्या कि वर्क एनर्जी में हम आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, डेल्टा यू, या पोटेंशियल एनर्जी ये लिखते हैं? नहीं, हम किसी पार्टिकल को कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। और किस तरह से मूव करा रहा है? द बॉडी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। द बॉडी इज ऑलवेज इन, मतलब नेट फोर्स क्या, तो एक्सेलरेशन क्या, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, और इसका मतलब स्पीड भी क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब ये जीरो होना चाहिए। तो जब भी ये जीरो होगा, ये कब कब जीरो होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा और फोर्स जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन लाएगा, फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट फोर्स जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, अदर फोर्स जीरो या स्पीड जीरो। तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी सिर्फ देखो, नोट नहीं करना है। ये सोर्स मास है, ये एक्स एक्सिस है, और एक पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। ये टेस्ट मास है, इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो मान लो हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ई पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, जो सोर्स मास से आर डिस्टेंस पे। मतलब एक चीज समझो, कोई भी जो मास है उसके चारों ओर दो क्वांटिटी को हम लोग ऑलवेज डिफाइन कर सकते हैं, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट पे हम दो क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जब 12th में जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, मास के जगह चार्ज आएगा। और यहाँ पे जैसे हम फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिखते हैं Gm1m2/r², वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से दो चार्ज के बीच फोर्स आता है Q1 Q2/। तो मास के जगह चार्ज लिखेंगे और G के जगह K लिखेंगे, बस खेला खत्म। फॉर्मूला में इतना ही चेंजेस करना है, इसमें G के जगह K कर दो और M1 M2 की जगह Q1 Q2 कर दो, तो इलेक्ट्रोस्टैट हो जाएगा। ट्रांसफर टू 11 to 12, सिर्फ इतना काम करना है। तो देखो, इसके चलते यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अगर इसको हम यूनिट मास मान लें, यूनिट टेस्ट मास को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे लाना है, तो स्लोली लाना है। स्लोली मतलब डेल्टा के जीरो या नेट फोर्स जीरो। किस तरह से लाना है, स्लोली, या द पार्टिकल इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूनिट मास को यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो, लिख लो, पहले डेफिनेशन लिखो। लिखोगे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड
at a point in a gravitational field is defined as the amount of work done in bringing unit mass from infinity to that point slowly. Amount of work done by the external agent कर दो, amount of work done वहां पे ऐड कर दो, amount of work done by the external agent is called, लास्ट में लिखोगे, लास्ट में आप, is called gravitational potential at that point. Mathematically it is given by work done by external agent infinity से उस पॉइंट तक लाने में पर यूनिट टेस्ट मास। किस तरह से लाना है? स्लोली मतलब हो गया डेल्टा के 0 और एक्सीलरेशन 0 या नेट फोर्स 0, मतलब इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। हमको स्लोली, हम ये सब आपके लिए समझाने के लिए लिख देंगे, आप स्लोली लिख देंगे काफी है। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड थ्रू आउट ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। डेफिनेशन में स्लोली लिख दिए, समझने वाला सारी बात समझ गया। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये जो वर्क है ना, यही किस में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल, अच्छा कहाँ पे रखे हो? इन्फिनिटी पे। तो ये कहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा? बाय मास। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनली कहाँ गया? पी पे। और इनिशियली कहाँ था? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो ये क्या होगा? U बाय एम। मतलब पोटेंशियल अगर R पे निकालना है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये भी जो है वर्क जो करते हो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एट ए, अभी रुक जाओ, लिखना बात। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। बाद में लिखाएंगे, छोड़ दो। अब इतना ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन बता देते हैं कैसे आता है। तो हमको पहले क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क निकाल लेना और उसको मास से, टेस्ट मास से डिवाइड कर देना। तो फोर्स देखो, फोर्स जो है वेरिएबल है, R तो चेंज कर रहा है ना। तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क कैसे निकालेंगे? पहले dW निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन से टोटल वर्क निकालेंगे। क्या कि फोर्स क्या है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? तो पॉइंट टू पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है। तो लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। यहाँ पे यूनिट, वहाँ जो फॉर्मूला लिखे हो ना, फॉर्मूला क्या लिखे थे? पोटेंशियल, और यहाँ लिखे थे W पूरा बाय M। तो यहाँ पे लिख देना जूल पर, इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। वहाँ पे यूनिट लिख दो जूल पर केजी। यहाँ पे लिख दीजिए जूल पर केजी।
देखिए, मान लो इन्फिनिटी से हम इस पार्टिकल को लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट यहाँ पे, ए पॉइंट पे। ये डिस्टेंस है यहाँ से, x डिस्टेंस है ये। यहाँ पे कौन था? ओ, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स को इधर लगाना पड़ेगा। दोनों फोर्स अगर इक्वल होगा तो नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स 0 होगा तो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर सकता है कि नहीं? नहीं मूव करेगा। एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा या रेस्ट में रहे। ये हम यहाँ से ये लिए है x, तो इक्विलिब्रियम में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर dx इसको डिस्प्लेस कराएंगे। अगर इधर dx डिस्प्लेस कराते x के डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में x बढ़ेगा उस डायरेक्शन में dx क्या होगा? हैं? कुछ सोच समझ करके बोल। x जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा उस डायरेक्शन में dx पॉजिटिव होगा, और अगर इधर तो इस डायरेक्शन में x घट रहा है तो dx क्या होगा? तो ये जो dx है वो क्या है? नेगेटिव है। तो एक चीज समझो, अगर मॉड के अंदर कोई चीज नेगेटिव है, जैसे -2 है, तो ये मॉड के बाद क्या हो जाएगा? +2। ये कैसे होता है? ये है, अगर माइनस होगा ये तो माइनस लगाएंगे और जो क्वांटिटी है उसको रखेंगे तो क्या होगा? उसी तरह से अगर dx यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? -dx। काहे कि dx क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाया और dx ऑलरेडी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो -dx क्या है अपने आप में? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव -2 क्या हुआ? लेकिन तो यहाँ dx है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो माइनस लगाए क्यों? काहे कि dx नेगेटिव है और dx तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? तो -dx क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे -dx जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आई बात? अब आओ, तो इसको हम यहाँ से, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स यहाँ पे क्या होगा? फोर्स इस दोनों के बीच में जो लगेगा, यहाँ m है, ये होगा फोर्स Gm/x²। x तो वैरी कर रहा है, फोर्स भी वेरिएबल है। अब हम इसको इधर मूव करा रहे हैं, मूव हो रहा है ये स्लोली, तो और लेकिन dx के दौरान हम फोर्स को क्या समझेंगे? कांस्टेंट है, यही हम जानते हैं। थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर करते हैं तो फोर्स को क्या समझेंगे? कांस्टेंट। तो लिखिएगा, लेट अस कंसीडर the test mass bringing slowly the test, let us consider, क्या लिखा है? consider test mass brought slowly bring brought, क्या लिखी हो? मतलब यही जो, let us consider the test mass brought slowly from infinity to that point by external agent. Let during this process the test mass is at A, point A,
at a distance x from the source mass capital M. From the source mass capital M. Therefore, F external is equal to F gravitation. ये हो जाएगा GMM by XX square. स्लोली का मतलब नेट फोर्स 0 है, दोनों फोर्स क्या होगा, सेम होगा. लिखेंगे नाउ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड. Now the body is displaced through dx in the direction in which x decreases. In which, क्या लिखे हैं, एक मिनट. In the direction in which x decreases. इस डायरेक्शन में ना मूव करा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में x क्या हो रहा है, डिक्रीजेस. ब्रैकेट में लिख लेना dx जो है क्या है, नेगेटिव है ना. इस डायरेक्शन में dx नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में dx पॉजिटिव होगा. जिस डायरेक्शन में x बढ़ेगा उस डायरेक्शन में dx पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव. And we assuming that during this small displacement, the magnitude of force is constant. The magnitude of force is constant. Therefore, work dW, work done by external agent, F external dot dx ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. F एक्सटर्नल और ds फैक्टर के बीच का एंगल कितना है, cos 180 डिग्री. तो ये हो गया F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड. ये हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्लस dx या माइनस dx. dx का मॉड को हटाएंगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, हैं? प्लस आएगा. यहाँ प्लस आएगा, मतलब इसका मतलब dx क्या है, नेगेटिव है. इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा. क्या आएगा, माइनस करेंगे dx, तब होगा ये पॉजिटिव. सारी बात समझा चुके हैं, कहानी समझ में आई. तो यहाँ पे होगा माइनस dx और ये हो गया -1. आइए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है अभी भी पूछ लो. यही चीज़ 12th में भी आएगा, इसीलिए सीख लेना ज़रूरी है, तो 12th में आसानी होगी. किसी को कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है तो रबर से समझ में आई तुम श्रेया? तो ये हो गया F दिस, ये हो गया GMM बाय XX स्क्वायर dx. टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे. टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे. GMM
dx बाय एक्स एक्स स्क्वायर। इनिशियली x का वैल्यू क्या था? इनिशियली कहाँ था? इन्फिनिटी पे। फाइनली कहाँ ला रहे हैं? x इक्वल टू आर। पता नहीं आप लोग में एक्सप्रेशन बताया है कि नहीं, तुम लोग को पढ़ाया था ये ग्रेविटेशन में स्कूल में एक्सप्रेशन बताया है? हाँ? शाम भाभी याद नहीं है तुमको? श्रेया तुम की थी क्लास? तुम लोग के स्कूल में ग्रेविटेशन एलन में कहे ना, इलेक्ट्रोस्टैट के साथ जोड़ के पढ़ाएगा। हम लोग भी वही करते हैं। तुम स्कूल जाते हो? 2 दिन पढ़े, मतलब ग्रेविटेशन का क्लास किए थे? ऐसे मत को, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये मिसिंग है कि क्या है? ये पढ़ाया है स्कूल में एक्सप्रेशन? तुम्हारा जिसू बताया है एक्सप्रेशन? एनसीईआरटी तो कोई लाया ही नहीं है। इतने बच्चे में से कोई एनसीईआरटी नहीं लाया है, जबकि उसका वजन होगा 100 ग्राम। dx बाय एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। तुमको जिंदगी में सब रोज तुम यही कहता है, x टू द पावर माइनस। बोलो रुक हो गया। चलो तुम बताओ dx बाय एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक है, तुम बताओ। तुम बोलो धीरज। -1 बाय एक्स कई बार आ चुका है और कई बार बता चुके हैं। वो तो वहीं से शुरू करता है, x टू द पावर ये हो गया -1 बाय एक्स, r से इन्फिनिटी। dx बाय एक्स एक्स स्क्वायर का होता है -1 बाय एक्स। एक बार हम बताए हैं इस चीज को, कम से कम 20 टाइम्स बताए हैं, 20 बार से ज्यादा बताए। अगर हम लिमिट को हम चेंज कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। या ऐसा करो, हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 बाय आर -1 बाय इन्फिनिटी, है ना? होगा तो माइनस, ये तो 0 ही हो गया, तो ये कितना हो गया? -GMM बाय आर। ये वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन ये लिख लिया। Now from the definition of potential at a point, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से r तक लाने में बाय टेस्ट मास। तो VR कितना हो जाएगा? इसको अगर m से डिवाइड कर दोगे, ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? -GM बाय R। इसका ग्राफ कैसा होगा सो देखो। अच्छा नोट में लिखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट पे लिखो, स्केलर क्वांटिटी है तो अगर बहुत सारे मास हैं तो कैसे हम नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? सभी का स्केलर, सभी का, तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n चार्ज n masses, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ n masses
will be a scalar sum of potential due to each masses. जैसे देखो, लिख लिया, लिखी कि नहीं लिखी? लिखी? तुम बोलती नहीं हो क्या? हमको अभी लगा, हमको सचमुच में लगने लगा जो तुम बोलती नहीं हो क्या? सब कुछ 1 घंटा तक कोई अगर ऐसा ही करे